नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। आज से अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। अनलॉक 1 में लोगों को शर्तों के साथ कई छूट मिली है। इस बीच बिहार में कोरोना संकट के साथ ही चुनावी तैयारियों की बात भी शुरू हो गई है। डिजिटल माध्यम से बीजेपी 9 जून को बड़ी रैली करेगी, जिसे अमित शाह संबोधित करेंगे। हालांकि 6 जून से ही पार्टी के अभियान की शुरुआत हो जाएगी। पूरी दुनिया भले ही कोरोना से जूझ रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बिहार के लिए ये साल ऐसे भी खास है क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो साल के अंत तक यहाँ चुनाव होने की उम्मीद है। ऐसे में बीजेपी ने तैयारियों की शुरुआत अभी से ही कर दी है। बीजेपी ने इसके लिए नया तरीका खोजा है। बताते हैं कि बीजेपी ने बिहार के लिए क्या तैयारी की है। बीजेपी ने डिजिटल प्रचार की रणनीति बनाई। 6 जून से डिजिटल कैंपेनिंग की होगी शुरुआत। बिहार में बीजेपी के नेता करेंगे वर्चुअल रैली। इस रणनीति में बड़ी बात यह है कि देश के गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह भी रैली करेंगे, वो भी वर्चुअल माध्यम से। दरअसल अमित शाह 9 जून को वर्चुअल रैली करेंगे, जिसमें 1 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। रैली में 1 साल के कामकाज की जानकारी देंगे, वहीं कोरोना से लड़ने की सफलता को भी बताएंगे। बिल्कुल, बिहार में वर्चुअल रैली होगी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 9 तारीख को वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से बिहार को संबोधित करेंगे। और हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 1 लाख लोग उनका संबोधन डिजिटल माध्यम से सुने। बड़ी रैली 2 होगी और सभी 243 विधानसभाओं में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल रैली होगी। वहीं रैली से पहले ही इस पर सियासत की शुरुआत हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे वोट की रणनीति बताया है। बीजेपी जो है इस वक्त उनको उनकी चिंता नहीं है, गरीब की चिंता नहीं, बल्कि अपनी चुनाव की चिंता है, वोट की चिंता है। क्या ये कार्यक्रम जो वर्चुअल रैली जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या इस वक्त उनको वर्चुअल रैली और चुनाव की चिंता करनी चाहिए? रैली से पहले सियासी पलटवार विपक्ष की बेचैनी को बताने के लिए काफी है। अब इंतजार 9 जून का है, जब शाह की रैली होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता विरजम पांडे की रिपोर्ट। और देखिए, इस खबर के मायने को भी समझने की हम कोशिश करते हैं। डिजिटल रूप से अगर बात करें पार्टियों में, तो बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है अभी, और संकट काल में डिजिटल माध्यम सबसे बेहतर हथियार भी माना जा रहा है। और विपक्ष के नेता बीजेपी की इस नई रणनीति से बेहद डरे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी के बारे में कह रहे हैं लोग कि डिजिटल माध्यम अगर मान ले तो बीजेपी सबसे सशक्त है डिजिटल माध्यम में। और बीजेपी के नए दावों से विपक्ष परेशान भी है, और यही कारण है कि विपक्ष इस रैली को लेकर वार कर रहा है। और देखिए, एक बात भी समझने की जरूरत है कि डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी पहले से ही डिजिटल चुनाव की बात कह चुके हैं। यानी यह साफ हो चुका है कि बीजेपी काफी पहले से डिजिटल अभियान की तैयारी कर रही थी। इधर बीजेपी के वर्चुअल रैली के विरोध में 9 जून को आरजेडी गरीब अधिकार दिवस मनाएगी। तेजस्वी यादव ने रैली के विरोध में थाली और कटोरा बजाने के निर्देश दिए हैं। को भाजपा के लोग जो हैं वर्चुअल रैली करेंगे। जिस दिन भाजपा गरीबों का मौत का जश्न मनाएगी, उस दिन 9 तारीख को, उस दिन राष्ट्रीय जनता दल जो है संवेदना और शोक, उस दिन संवेदना और शोक राष्ट्रीय जनता दल मनाएगा, और प्रतिकार जो है वो हम लोग करेंगे। और उसका नाम जो होगा गरीब अधिकार दिवस। योद्धा जो है कोरोना, उनके सम्मान में बजाइए। हम लोग जिसके पास जो साधन है, थाली हो, कटोरी हो, वो बजाने का काम करें। इधर तेजस्वी के तीखे हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता संजय टाइगर ने कहा, तेजस्वी अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता के रूप में पूरी तरह विफल रहे हैं और उस विफलता को छिपाने के लिए नौटंकी का सहारा ले रहे हैं। जब जब नेता प्रतिपक्ष को बिहार में मौजूद रहना चाहिए था, तब तक गुमनामी में रहे, छुपे रहे, अदृश्य रहे। इधर कोरोना संकट के बीच बीजेपी ही नहीं, आरजेडी भी सोशल मीडिया को हथियार बना रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने नीतीश सरकार के 15 साल को लेकर ट्वीट के माध्यम से वार किया, जिस पर जेडीयू की ओर से पलटवार करने में जरा भी देरी नहीं की गई। बिहार के लिए चुनावी साल और कोरोना काल बड़ी मुश्किल, मतलब सियासत के लिए बड़ा मौका। ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए यह मौका चूकना शायद संभव नहीं। यही वजह है कि लालू यादव के ट्विटर हैंडल से लगातार बिहार सरकार के खिलाफ सियासी हमला बोला जा रहा है। एक बार फिर लालू प्रसाद ने 15 साल से बिहार में चल रही नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला, वो भी कविता के तर्ज पर। अपने पोस्ट में लालू यादव ने मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। लालू यादव ने नीतीश सरकार के 15 सालों पर सवाल उठाए और लोगों से इस सरकार को उखाड़ने की अपील की। अब लालू के हमले का जवाब देने का मौका सत्ताधारी दल के नेता कहां छोड़ने वाले थे। कविता के जरिए हमले का जवाब भी कविता से दिया गया। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया, तो मंत्री नीरज कुमार ने कविता के जरिए, ये भूखे भ्रष्टाचारी इस परिवार की है बीमारी। ये भूखे भ्रष्टाचारी जिसके बल पर खाते हैं उसी को सताते हैं। लात गरीब के पेट पे मार, घर ये अपना भरते हैं। वार पलटवार के बीच कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस ने लालू यादव के ट्वीट का समर्थन कर अपनी साझेदारी का एहसास करा दिया। देखिए, लालू जी ने मूलतः जो तमाम विफलताएं हैं नीतीश और भाजपा सरकार की, उसको सांकेतिक रूप से गिनाया है। और सच्चाई है कि बिहार में 15 वर्षों में बेकारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है और उद्योग धंधा चौपट हुआ है। 15 साल बनाम 15 साल के दावे दोनों ही गठबंधन दल के नेता कर रहे हैं। ऐसे में इस बार का चुनावी मुद्दा यही होगा। देखना यह है कि किसके 15 साल किस पर भारी पड़ते हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए साकेत कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और आइए लालू यादव के इस ट्वीट के मायने को भी समझते हैं, क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं। हो सकते हैं इसलिए क्योंकि कोरोना की स्थिति, इसलिए हम कह रहे हैं कि हो सकते हैं। और विधानसभा के चुनाव में 15 साल से अपने दम पर सत्ता से आरजेडी दूर है। एंटी इनकम्बेंसी को बुलाने की कोशिश में इस वक्त आरजेडी पूरी तरह से लगी हुई है। हर मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और तेजस्वी के लिए कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद जो है रास्ता आसान करना चाह रहे, इसलिए लगातार वो अपने ट्वीट के जरिए अभी मौजूदा सरकार में नीतीश कुमार को लेकर वार कर रहे हैं। अब ट्वीट ज्यादा भी कर रहे हैं वो। चलिए बात करते हैं बिहार इलेक्शन की। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से भले ही चुनावी तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन कोरोना संकट में बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हर किसी के जहन में सवाल है कि आखिर इस संकट की घड़ी में चुनाव कैसे होंगे। यदि समय पर नहीं होता तो संविधान में उसका क्या विकल्प होगा, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में समय पर होंगे विधानसभा चुनाव या केंद्र लगाएगा राष्ट्रपति शासन, जानने को हर कोई बेताब। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू भी कर दी है, लेकिन कोरोना संकट की घड़ी में हर किसी के मन में ये सवाल है कि बिहार में विधानसभा चुनाव कैसे होगा। संविधान विशेषज्ञ डीके गर्ग बताते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन की स्थिति में केंद्र सरकार चुनाव 1 साल तक टाल सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर की है और इलेक्शन नहीं हो सकते, तो स्टेट असेंबली का पीरियड 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और अगर तब भी इलेक्शन नहीं हो सकते तो उसको फर्दर 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में भी चर्चा गर्म है। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे बताते हैं कि बिहार में चुनाव अपने समय पर होगा, क्योंकि केंद्र और राज्य से एक ही गठबंधन की सरकार है।
बिहार के सियासी हालात सत्ताधारी दल के फिट बैठता है। चुनाव आयोग भी अंदर खाने चुनाव की तैयारी कर रहा है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 अगस्त तक कर दिया जाएगा। यदि नवंबर में चुनाव नियत समय पर नहीं होंगे तो फिर स्टेट राष्ट्रपति शासन में चला जाएगा। उसमें कहीं कोई इफवट की गुंजाइश संविधान कहीं परमिट करता ही नहीं है। ये स्थिति कोई भी सरकार जो सत्तारूढ़ में, अभी केंद्र में सरकार भी है और वही पार्टियां यहाँ हैं, ये स्थिति नहीं आने देगी। ये मेरी अपनी समझ है। अगर बिहार में विधानसभा चुनाव समय पर होंगे तो अगले कुछ हफ्तों में चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी भी दिखने लगेगी। वैसी स्थिति में चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती बिहार जैसे राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चुनाव कराना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। लॉकडाउन की वजह से टले झारखंड के राज्यसभा चुनाव की नई तारीखों का ऐलान हो गया है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों का चुनाव 19 जून को होगा। इस चुनाव में जेएमएम से शिबू सोरेन, बीजेपी से दीपक प्रकाश और कांग्रेस से शहजादा अनवर मैदान में है। इस चुनाव में जेएमएम के शिबू सोरेन की जीत जहां पक्की मानी जा रही है, वहीं दूसरी सीट के लिए बीजेपी के दीपक प्रकाश और कांग्रेस के शहजादा अनवर के बीच मुकाबला है। बीजेपी को बाबूलाल मरांडी के साथ आने और आजसू के 2 विधायकों के समर्थन से 28 वोट मिलते दिख रहे हैं। अभी वर्तमान में झारखंड विधानसभा की सदस्य संख्या 79 है। ऐसे में एक सीट पर जीत के लिए पहली वरीयता के लिए 27 वोट चाहिए। इसे देखते हुए आजसू के साथ बीजेपी को जीत की उम्मीद भी दिख रही है। वहीं कांग्रेस निर्दलीय और दूसरे दलों के विधायकों के भरोसे जीत का दम भर रही है। इधर वोटिंग की तारीख के ऐलान के बाद कांग्रेस और जेएमएम ने दोनों सीटों पर जीत का दावा भी कर दिया है। और गठबंधन के 2 उम्मीदवार हैं, माननीय गुरुजी हैं और शहजादा अनवर जी कांग्रेस के तरफ से, और विपक्ष के तरफ से एक उम्मीदवार हैं दीपक प्रकाश जी। तो जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से और जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए स्पष्ट है कि गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के काफी गंभीर हैं कि हमने 2 उम्मीदवार खड़ा किया है और दोनों को जिताना है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कार्य किए हैं इस कोरोना काल में, कोरोना संकट में, और जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के हित में उन्होंने काम किया है, वो तमाम विधानसभा के लोग प्रवासी मजदूर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विधायकों की एक जिम्मेदारी बनती है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों के लिए इतनी चिंता की हो, हवाई जहाज तक से बुलाने का काम किया हो, वैसा मुख्यमंत्री अगर 2 उम्मीदवार लाए हैं तो अंतर आत्मा की आवाज पर और प्रवासी मजदूरों को केंद्र बिंदु में रख करके जब वो सोचेंगे तो निश्चित रूप से हमारे दोनों उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। और आइए समझने की कोशिश कर लें कि झारखंड में राज्यसभा का चुनाव आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, दूसरी सीट पर जीत से बीजेपी को संजीवनी मिल पाएगी, क्योंकि राज्यसभा माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव में हार मिली थी बीजेपी को, लेकिन अब अगर राज्यसभा सीट जीतती है तो संजीवनी मिलेगी। विधानसभा चुनाव के हार के बाद रणनीति की परीक्षा भी हो जाएगी। जीतने वाले को मनोवैज्ञानिक बढ़त भी मिल जाएगी। जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की यहां परीक्षा भी होगी। और कांग्रेस अगर हारती है, अगर किसी तरह हार मिलती है, तो यह भी माना जा रहा है कि सरकार में मतभेद भी सामने आ सकते हैं। यानी कई मायनों में अहम है ये राज्यसभा चुनाव। चलिए बात कोरोना की। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 7 दिनों में ही 250 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं और अभी भी 12,000 से ज्यादा संदिग्धों का सैंपल लैब में जांच के लिए पेंडिंग पड़ा है। जांच की धीमी गति का असर संदिग्धों की जांच रिपोर्ट पर पड़ने से विशेषज्ञ इनकार नहीं करते हैं। झारखंड में प्रवासी मजदूरों के आगमन के साथ तेजी से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है। सिर्फ 7 दिन में 260 केस पॉजिटिव मिले हैं। दूसरी ओर धीमी जांच प्रक्रिया के कारण हजारों संदिग्ध प्रवासियों का सैंपल जांच के लिए लैब में पड़ा हुआ है। झारखंड के 4 कोरोना जांच सेंटर में ही 12,483 सैंपल पेंडिंग है। विशेषज्ञों की माने तो 7 दिन के बाद सैंपल रिपोर्ट में एक्यूरेसी की संभावनाएं घटने लगती हैं। आरएनए वायरस लेवाइल वायरस होता है, वो डिग्रेड करने लगता है। डिग्रेड करने का मतलब ये हुआ कि डिटेक्शन रेट लो हो जाएगा। इसलिए हम ये सारे से रिक्वेस्ट ये करते हैं कि जो सैंपल लिया जाए वो तुरंत से तुरंत उसको लेबोरेटरी में प्रोसेस भी किया जाए।
वहीं रिम्स के अधीक्षक अपनी क्षमता का हवाला देते हुए कहते हैं कि उन्होंने दूसरे जांच सेंटर पर भी कोविड-19 के सैंपल भेजने की अपील की है। दरअसल पेंडिंग सैंपल के पीछे सरकार की घोषणा के बावजूद RT-PCR मशीन नहीं लगने का भी बड़ा कारण है। सरकार ने दुमका, हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेज में RT-PCR मशीन लगाने की घोषणा की थी, जो धरातल पर नहीं उतरी। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा मंगाई गई 30 ट्रूनेट मशीन भी फायदेमंद साबित नहीं हो सकी। सदर में तो हम लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रूनेट मशीन से कर रहे हैं, जिसके की कैपेसिटी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन खुशी की बात यह है कि एक और ट्रूनेट मशीन हम लोगों के यहाँ आ गया है, 4 स्लॉट वाला। तो अब डेली हम लोग मिनिमम 60 तो जरूर कर सकेंगे, 60 कर सकेंगे और धीरे धीरे सब जगह ये जा रहा है। तो ये जो बैकलॉग है उम्मीद है कि जल्दी खत्म हो जाएगा और जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों का सैंपल टेस्टिंग हो पाएगा। कोरोना को हराने के लिए जितनी तेजी से संदिग्धों का सैंपल लेना जरूरी है, उतना ही तेजी से जांच भी जरूरी है। पर फिलहाल राज्य में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोरोना संकट के दौर में देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लोगों तक सहायता पहुंचाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में हमारे और आपके जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। विवेक ठाकुर जो बीजेपी से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, सांसद चुने जाने के ठीक 2 दिन बाद पूरे भारत में लॉकडाउन शुरू हो गया। विवेक की माने तो लॉकडाउन के दौरान वो दिल्ली में जरूर फंस गए थे, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। अलग अलग माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाते रहे। हमने 2000 सूखा पैकेट का वितरण कराया पटना में, जिसको हम लोग अपने पार्टी के भाषा में मोदी किट कहते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं पाटलिपुत्र के बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव। इनके बारे में मशहूर है कि ये जनता के बीच के नेता हैं, तो जनता की अपेक्षा भी ज्यादा होती है। लॉकडाउन में ये दिल्ली में फंस गए, लेकिन जैसे ही राहत मिली ये पटना पहुंचे। इन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान लगभग 15,000 लोगों तक सूखा राशन पहुंचाया है और साथ ही अलग अलग माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाई है। लॉकडाउन हुआ तो मैं दिल्ली में फंसा हुआ था, मगर मेरे अनुपस्थिति में मेरा छोटा लड़का और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके लोगों तक सेवा भाव से बिल्कुल जो हमारी पार्टी का डायरेक्शन था, प्रधानमंत्री जी का डायरेक्शन था, अपील था, उसको फॉलो अप किया। बीजेपी के कुम्हरार से विधायक अरुण कुमार सिन्हा, इन पर अपनी जनता तक राहत पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। कुछ अपना पैसा मिलाकर तो कुछ लोगों से चंदा लेकर 25 लाख रुपए से राहत सामग्री खरीदी, 25,000 पैकेट सूखा राशन के बनवाए और जरूरतमंदों तक पहुंचा दिया। इसके अलावा पीएम केयर से लेकर मुख्यमंत्री राहत फंड तक इन्होंने पैसे दिए। प्रतिदिन इसमें से 100-200 पैकेट या 400 पैकेट कहिए आवश्यकता अनुसार निकलता है। 46,000 लोगों को पका हुआ खाना खिलाया और 13,000 लोगों तक सूखा राशन पहुंचाया। ये दावा है बीजेपी के दीघा विधायक संजीव चौरसिया का। इनकी माने तो लगभग 13,000 परिवार तक राहत सामग्री पहुंचाई गई है। साथ ही कई जगहों पर कम्युनिटी किचन खोलकर लोगों को खाना खिलाया। अपने राहत सामग्री के साथ जागरूकता वाला पर्चा भी डालते हैं ताकि लोग कोरोना वायरस में अपना बचाव कर पाएं। जो राशन वितरित किए हैं 13,000 कुछ जो अलग अलग प्रकार से लगभग 13,000 यानी कि रॉ मटेरियल के साथ एक परिवार की जितनी आवश्यकता हो सकती है एक अवधि तक वो देने का काम किए। बीजेपी विधायक और सांसदों की माने तो पीएम केयर से लेकर मुख्यमंत्री राहत फंड तक पैसे जुटाने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर रही और क्षमता के मुताबिक उन्होंने ये काम भी किया। ये तो नेताओं के दावे हैं, अब इन दावों की सच्चाई तो जनता ही तय करेगी कि उनके लिए तत्पर नेताओं की राहत कितनी उन तक पहुंच पाई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। प्रभाव सबको एक ऐसे भाई बहन से मिलवाते हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं। कहानी धनबाद के सनातन और सावित्री की है, जिनके टिकटॉक वीडियो को 90 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। हैरानी की बात देखिए कि सनातन और सावित्री को अपने कामयाबी की जानकारी तक नहीं है। आप भी देखिए टिकटॉक पर धनबाद का धमाका।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।